अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने विजुअल एक्टिविटी तक डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड सिस्टम ऑफ द आई, बट उससे पहले उसने बुक में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, दैट इज़ डेप्थ परसेप्शन। तो पहले से समझ लेते हैं जल्दी से। डेप्थ परसेप्शन क्या है कि हमारी आइज़ किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं तो हमारी आइज़ को ये कैसे पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट हमसे कितने डिस्टेंस पे है, कितना दूर है या कितना करीब है। तो उसे उसके डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास तीन मैकेनिज़्म है, एक इमेज साइज़, एक मूविंग पैरेलैक्स और एक स्टीरियोप्सिस। हम इमेज साइज़ से पता लगा सकते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे कितने डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बंदे को देख रहे हैं और आपको पता है कि इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो 6 फीट है, और अगर अब आप उसे देख रहे हैं और वो आपको बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपसे बहुत दूर खड़ा है। या अगर वो आपको बड़ा नज़र आ रहा है तो यानी कि वो आपके बहुत करीब खड़ा होगा। अब ये जो चीज़ है इमेज साइज़ या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे होते, बल्कि हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली इमेज साइज़ से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है। ओके। और सेकंड है मूविंग पैरेलैक्स। मूविंग पैरेलैक्स में क्या होता है कि लाइक सपोज अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये एक पेन है, मैं इसको अपनी आइज़ के बहुत करीब रखूं और मैं क्या करूं कि अपने हेड को विद माय आइज़ राइटवर्ड्स मूव करूं, तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज आइज़ पर बन रही थी वो लेफ्टवर्ड्स मूव कर जाएगी बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगेन अपनी आइज़ के करीब रखूं और अपने हेड को या अपनी आइज़ को लेफ्टवर्ड्स मूव करूं, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत ज़्यादा राइटवर्ड्स मूव कर जाएगी। लेकिन अगर आप किसी दूर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और फिर आप अपने हेड को या अपनी आइज़ को राइटवर्ड्स या लेफ्टवर्ड मूव करें, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी ज़्यादा मूव नहीं करेगी। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपके बहुत करीब है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपसे बहुत दूर है। इससे कहते हैं मूविंग पैरेलैक्स। सो ये समझ आ गया। थर्ड है स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस या बाइनोकुलर विजन। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है कि फ़ोन है। अगर मैं इसको अपनी नोज़ के बिल्कुल करीब रखूँ और अपनी राइट आई को क्लोज करके इसे लेफ़्ट साइड से देखूँ, तो मुझे इसकी लेफ़्ट सरफेस नज़र आएगी। लेकिन अगर मैं अपनी लेफ़्ट आई को क्लोज करके राइट साइड से देखूँगा तो मुझे इसकी राइट सरफेस नज़र आएगी। यानी कि जो मेरी दोनों आइज़ में इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो सेम नहीं है। अब ऐसा क्यों है, इसको हम बुक से समझ लेते हैं। यहाँ देख लें, बुक में वो दिखा रहा है इस डायग्राम में, ये दो आइज़ है। लेट्स सपोज कि ये राइट आई है और ये लेफ्ट आई है। यहाँ कहीं नोज़ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो बिल्कुल नोज़ के करीब है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही है वो इस राइट रेटिना के राइट साइड पे बन रही है, और इस ऑब्जेक्ट से जो लेफ़्ट आई में रेज आ रही है वो इस लेफ़्ट रेटिना के लेफ़्ट साइड पे बन रही है। यानी कि जो दोनों आइज़ की रेटिना है, राइट रेटिना और लेफ़्ट रेटिना, उस पर जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो सेम साइड पे नहीं बन रही। इस पर राइट साइड पे बन रही है, इस पर लेफ़्ट साइड पे बन रही है। इसीलिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट आई को क्लोज करके लेफ़्ट आई से देखूंगा तो मुझे उसकी लेफ़्ट सरफेस नज़र आएगी, क्योंकि जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज लेफ़्ट रेटिना पे बन रही है वो लेफ़्ट साइड पे बन रही है। और इसी तरह अगर लेफ़्ट आई को क्लोज करके देखूंगा तो राइट सरफेस नज़र आएगी, क्योंकि जो राइट आई पे बन रही है इसकी इमेज वो राइट रेटिना के राइट साइड पे बन रही है। लेकिन इसके बरक्स अगर किसी ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है हमारी आइज से, तो क्या हो रहा है, तो उससे जो इमेज आ रही है या उससे जो रेज आ रही हैं वो तकरीबन दोनों आइज की रेटिना के सेंटर पे बन रही है। तो जब दोनों आइज की इमेज दोनों आइज की रेटिना पर सेम इमेज बनेगी तो हमें क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज सेम नज़र आएगी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना करीब है और कितना दूर है। सो ये समझ आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड सिस्टम ऑफ द आई। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड सिस्टम ऑफ द आई में हमारे पास दो तरह के फ्लूइड हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली इंट्राओक्यूलर फ्लूइड्स भी कहते हैं। अब जो दो फ्लूइड्स हैं उनमें विट्रस ह्यूमर है और एक्विस ह्यूमर है। अब जो विट्रस ह्यूमर है इसको विट्रस बॉडी भी कहते हैं। विट्रस बॉडी इसको इसकी कंसिस्टेंसी की वजह से कहते हैं, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जेल लाइक होती है, जेल लाइक मास होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स के फाइबर्स, प्रोटियोग्लाइकन्स के फिब्रिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके अलावा वाटर होता है और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये विट्रस ह्यूमर की कंपोजिशन होती है। लेकिन जो एक्विस ह्यूमर है, एक्विस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर से थोड़ा थिन होता है और इसका फ़्लो ज़्यादा होता है। विट्रस ह्यूमर का फ़्लो हमारे पास कम होता है बिकॉज विट्रस ह्यूमर जो है एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी वाला फ्लूइड है।
तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा विस्कस होगा वो फ्लो कम करेगा, लेकिन एक्वियस ह्यूमर का फ्लो ज़्यादा होता है क्योंकि इससे थिन होता है, कि कंटिन्यूसली बन रहा होता है, ड्रेन हो रहा होता है। अब स्टूडेंट्स हमें समझना है कि विट्रस ह्यूमर और एक्वियस ह्यूमर आई में कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, क्यों हमारी जो आईज़ हैं उनमें फ्लूइड्स रखे गए हैं। अब जो हमारी आई है, अगर ये हम इस डायग्राम से समझ लें, ये एक आई की डायग्राम है। अब हमारी आइज़ को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। जो एक ये कॉर्निया, इस कॉर्निया से लेकर लेंस तक का जो सेगमेंट है इसे कहते हैं एंटीरियर सेगमेंट, और इस लेंस से लेकर रेटिना तक का जो सेगमेंट है इसे कहते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। अब इस पूरे एंटीरियर सेगमेंट में हमारे पास एक्वियस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, इस पूरे पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। अब जो ये एंटीरियर सेगमेंट है इसे फर्दर डिवाइड किया गया है एंटीरियर चैम्बर में और पोस्टीरियर चैम्बर में। अब एंटीरियर चैम्बर कौन सा है? ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया से लेकर आइरिस तक का जो चैम्बर है, जो इन दोनों के बीच की जो स्पेस है इसे कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, और इस आइरिस से लेकर लेंस तक की जो स्पेस है, इन दोनों के बीच की जो स्पेस है लेंस और आइरिस के दरमियान, इसे कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। और इन दोनों चैम्बर्स को कलेक्टिवली हम कह सकते हैं एंटीरियर सेगमेंट, जिसमें हमारे पास एक्वियस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या है इन दोनों फ्लूइड्स का, क्यों नेचर ने हमारी आइज़ में फ्लूइड्स रखें? इसका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करना। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर का मतलब ये है कि हमारी आइज़ के अंदर जो प्रेशर है, जो हमारी आइज़ के अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं फ्लूइड, इसे कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। अब प्रेशर की क्या ज़रूरत है? ऑब्वियसली अगर लेट्स सपोज कि हमारी आइज़ है और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड क्या करेगा? आइज़ की वॉल्स पर प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये आई जो है डिस्टेंडेड रहेगी, आई डिस्टेंडेड रहेगी। डिस्टेंडेड रहेगी तो एक तो आई डिस्टेंडेड रहेगी, और सेकंड थिंग क्या होगी कि जो आइज़ के स्ट्रक्चर्स हैं वो अपनी प्लेस में रहेंगे। जैसे अगर यहाँ विट्रस ह्यूमर है और आगे एक्वियस ह्यूमर है, तो विट्रस ह्यूमर भी लेंस पे अपनी प्रेशर लगा रहा होगा, एक्वियस ह्यूमर भी आगे से अपना प्रेशर लगा रहा होगा, तो ये लेंस इधर उधर कहीं नहीं होगा, ये अपनी प्लेस में रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा। तो एक तो इसका फंक्शन हो गया कि आई को डिस्टेंड रखना, और दूसरा आइज़ के स्ट्रक्चर को अपनी प्लेस में रखना, और सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब स्टूडेंट्स हमारी आइज़ में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एवस्कुलर है, जैसे कि कॉर्निया हो गया, ये लेंस हो गया। कॉर्निया और लेंस क्या है? एवस्कुलर स्ट्रक्चर है, इनकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन इन्हें भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी? इन फ्लूइड्स से मिलेगी। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब हमें ये समझ आ गया कि इसके फंक्शन क्या है। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्वियस ह्यूमर को। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्वियस ह्यूमर हमारे पास सिलियरी बॉडी में होती है। हमें पता है कि ये जो है, हमने आइज़ की लेयर्स पढ़ी हुई है, तो ये कोरॉइड है, कोरॉइड से आगे सिलियरी बॉडी पड़ी हुई होती है, इससे आगे आइरिस होता है। तो ये जो सिलियरी बॉडी है इसको मैंने थोड़ा जूम करके इस डायग्राम में दिखाया। सिलियरी बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसमें सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं और एक इसमें सिलियरी प्रोसेसेस होते हैं। ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही हैं, ये सिलियरी प्रोसेसेस है। अब इस सिलियरी प्रोसेसेस में क्या होता है? इसमें एक तो वस्कुलर एक ब्लड सप्लाई होती है, इसमें ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, रेड से जो मैंने बनाई ये ब्लड वेजल्स है। उसके अलावा इसकी सरफेस पर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनमें गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये सिलियरी बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब इससे एक्वियस ह्यूमर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? हमें पता है स्टूडेंट्स के जो एपिथेलियल सेल्स हैं जिनमें गैप जंक्शन प्रेजेंट है, इनमें क्या होता है कि इनमें कुछ सोडियम पोटेशियम पंप्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो सोडियम पंप्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम को आउटसाइड द सेल्स। सोडियम को आउटसाइड द सेल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जब सोडियम आउटसाइड द सेल्स एक्यूमुलेट होगा, जो स्पेस प्रेजेंट है इन बिटवीन दीज प्रोसेसेस, इनके बीच में सोडियम एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि सोडियम एक पॉजिटिव आयन है। जब सोडियम यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी। तो इस पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है कि इन सेल से जो क्लोराइड आयंस है और बाइकार्बोनेट आयंस है वो बाहर निकल के आते हैं और इस पॉजिटिव सोडियम आयन की पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आयंस हैं। और ये याद रखना है कि सोडियम आयंस जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन से पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एक्यूमुलेट हो जाएं तो क्या होगा? तो ये होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है
जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ब्लड वेजल्स हैं यहाँ से हमारे पास वाटर लीक आउट होगा, क्योंकि वाटर हमेशा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ ट्रैवल करता है। तो ब्लड वेजल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर लो है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से अब क्या होगा कि हमारे पास वाटर की डिफ्यूजन होगी आउटसाइड द एपिथेलियम या आउटसाइड द ब्लड वेजल्स। और ना सिर्फ वाटर लीक आउट होगा बल्कि उसके साथ साथ अदर सब्सटेंसेस भी वाटर के साथ लीक आउट होंगे, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह, ये भी वाटर के साथ डिफ्यूज़ होकर एक्वियस ह्यूमर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाएंगे, वाटर भी आ जाएगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और एस्कॉर्बिक एसिड्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, एक्वियस ह्यूमर की कंपोजिशन बनाएंगे। अब आगे स्टूडेंट्स वही कहता है कि इस एक्वियस ह्यूमर का जो नॉर्मल प्रोडक्शन रेट है पर मिनट के हिसाब से वो है 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट। 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट इसका नॉर्मल प्रोडक्शन रेट है पर आई का, यानी कि एक आई में पर मिनट जो एक्वियस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है वो 2.5 माइक्रोलीटर हो रहा है। ये नॉर्मल प्रोडक्शन रेट है। और अगर हम बात करें एट अ टाइम, अगर इसके एट अ टाइम एक्वियस ह्यूमर आई में कितना प्रेजेंट होगा एक आई में, तो वो 0.3 ml एट अ टाइम प्रेजेंट होगा। ये नॉर्मल कंसंट्रेशन होगी एक्वियस ह्यूमर की इन द आई, इन बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, दोनों को मिलाकर।